12 and do it every month or divide it by 4 and do it every quarter. We have to see, and I'm sure the US Fed will also be very watchful of the emerging market situation, their job figures and their growth figures. But what is very good is that US Fed, the Fed chief has also talked about the sustained nature of US revival, which I think is a good news for countries like India, which export a lot of IT and software products and services to a market like US. So it's on the whole on expected lines, and the accommodative outlook also is something which is good for emerging economies. And in any case, India is well prepared in terms of with regard to such external vulnerabilities, if at all they arise at a future date. तो जैसी उम्मीद थी वैसा ही किया है फेडरल रिजर्व बैंक ने। ये कहना है आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास का। इनका मानना है कि फेड का ये कदम 1.25% की जो बढ़त हुई है रेट्स पर, ये भारत जैसे इमर्जिंग मार्केट्स के लिए अच्छी खबर है और भारत तैयार है किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए। इनसे तफसील से बातचीत करेंगे क्योंकि शक्तिकांत दास हमारे साथ जुड़ने वाले आर्थिक मामलों के सचिव सीधा अभी थोड़ी देर में सौदा आपका में ही। लेकिन शुरुआत इस बात से करते हैं कि आज हम आपके लिए क्या खास लेकर आए। फेड के फैसले के बाद कमोडिटी बाजार में स्ट्रैटेजी पर लीजिए हमारे एक्सपर्ट्स की जानकारी। फेड ने बढ़ाई दरें, आईटी और फार्मा शेयर में क्या करें आप? जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया। गुजरात प्लांट पर मारुति को शेयर होल्डर्स की मंजूरी संभव, शेयर में क्या करना चाहिए आपको? रिलायंस कम्युनिकेशन करेगी वोडाफोन से करार, क्या खरीदारी का मौका है? दिलीप सांघवी का ओपन ऑफर, सुज़लॉन में ट्रेडिंग के मौके अभी के बाजार में। एफएनओ स्ट्रैटेजी पर लीजिए ज्ञान और बजिंग स्टॉक्स पर फटाफट सलाह। ये सब कुछ होगा सौदा आपका में, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि किस तरह के संकेत है कमोडिटी बाजारों के लिए। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दरें बढ़ाने के बाद जो उम्मीद थी वैसा ही हुआ। डॉलर में मजबूती आई और आज डॉलर की तेजी के बाद भी रुपए भी 11 पैसे की मजबूती के साथ 67.6 के भाव पर खुला है। लेकिन जो हम डॉलर में मजबूती देख रहे हैं, इस डॉलर की मजबूती का असर ये हुआ कि क्रूड गिरा, सोना भी गिरा। क्रूड और सोना दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नर्म रुख अपनाए हुए है। डॉलर तगड़ा हो रहा है और गिर रहा है क्रूड और सोना। ऐसे में भारत में क्रूड किन लेवल्स पर ओपन होता है, सोने में आपको कहां बनानी चाहिए स्ट्रैटेजी, यही जानेंगे। लेकिन क्रूड आपकी स्क्रीन पर कमजोरी के साथ आज शुरुआत करते हुए क्रूड में लाल निशान हावी हो रहा है। 16 रुपए की कमजोरी हमें क्रूड एमसीएक्स में देखने को मिल रही है। सोना भी कमजोर है, 25,280 के भाव के साथ ओपनिंग होते हुए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सोना कमजोर है और भारत में भी सोने में कमजोरी का रुख। चांदी $14 के आसपास अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और यहां पर भी 34,070 के भाव के साथ चांदी में ओपनिंग हो रही है। आज कमजोरी का रुख इन तीनों में ही। नेचुरल गैस में हल्की तेजी हम अभी देख सकते हैं। 121 रुपए 80 पैसे के भाव के साथ नेचुरल गैस की शुरुआत हो रही है। लेकिन मेटल्स पर नजर डालिए। कॉपर सबसे पहले लाल निशान के साथ शुरुआत होते हुए 308 रुपए के लेवल्स पर शुरुआत हो रही है कॉपर की। निकल 583 के भाव के साथ कमजोर शुरुआत करते हुए। एल्यूमिनियम में भी कमजोरी, 99 रुपए 20 पैसे का भाव एल्यूमिनियम में देखने को मिल रहा है। जिंक में भी आज कमजोरी के साथ ही शुरुआत हो रही है, यानी साफ तौर पर जितना भी मेटल पैक है सभी में हम कमजोरी देख रहे हैं। लेड भी इसी ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, लेड भी कमजोर शुरुआत कर रहा है। लेकिन एग्री कमोडिटीज पर एक नजर डालते हैं। सोयाबीन की शुरुआत कमजोरी के साथ हो रही है 3,529 के भाव के साथ। सरसों में अभी कोई खास गतिविधि नहीं है, लेकिन सोया ऑयल देखिए आपकी स्क्रीन पर कमजोरी के साथ खुलते हुए। धनिये में तेजी है, 10,610 का भाव धनिये में देखने को मिल रहा है। लेकिन जीरे पर भी एक चेक हम यहां पर लेंगे और जीरा भी आज तेजी के साथ खुलते हुए 14,450 के भाव के साथ। चने में अभी कोई खास मूवमेंट हम नहीं देख रहे हैं, लेकिन एग्री कमोडिटीज में मिला जुला रुख है। मेटल्स में हमने दबाव देखा है। शुगर की शुरुआत 2,980 के साथ हुई है। रुपए में आज हल्की 11 पैसे की मजबूती हमने शुरुआत में देखी थी और अभी भी मजबूती है रुपया, हल्की मजबूती के साथ रुपए में अभी आप देख सकते हैं इनके लेवल्स। कमोडिटी बाजार पर बात करने के लिए मेरे साथ एंजल ब्रोकिंग के नवीन माथुर जुड़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग नवीन, क्या देख रहे हैं कमोडिटी बाजार में, आप कहां एक्शन देख रहे हैं? स्पेशली अगर बात करें क्रूड की, क्या करने की सलाह देंगे?
Thank you very much and good morning to all of you. जैसा आपने सारे फंडामेंटल रीजन बोले वो सब सही हैं। कल फेड की जो मीटिंग हुई उन्होंने जो हाई प्रोबेबिलिटी थी इंटरेस्ट रेट हाइक होने की वो हुआ 25 बेसिस पॉइंट्स 25 बेसिस पॉइंट्स उन्होंने फेडरल रिजर्व फेड रेट जो है वो हाइक करा है। उसकी वजह से डॉलर में मजबूती आई और सारे कमोडिटीज जितनी भी हैं वो सब नीचे के स्तरों पे एक्सेप्ट फॉर 1 और 2। रीजन इज सिंपल, बिकॉज ऑफ द डॉलर स्ट्रेंथ। जो डॉलर के इनवर्स रिलेशन है कमोडिटी प्राइसेस का वो हमें दिखाई दे रहा है आज, और उसके चलते डेफिनेटली मार्केट्स जो हैं मंदी का ही रुख रखेंगे ओवर अ कोर्स ऑफ डे। डॉलर में स्ट्रेंथ आने वाले दिनों में भी लगता है कि बढ़ेगी और जिसकी वजह से कमोडिटी पे थोड़ा सा दबाव रहेगा। पर उसके साथ एक पॉजिटिव साइड ये भी है कि अगर इंटरेस्ट रेट हाइक हुए हैं तो डेफिनेटली यूएस मार्केट्स जो हैं उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन बेटर है, मार्केट्स आर बेटर। देयरफॉर वी हैव सीन यस्टरडे द इक्विटी मार्केट्स इन द यूएस गोइंग up and ended on the higher note. Even the Indian markets are today trading on the higher note. तो रुपये में डेप्रिसिएशन उसकी वजह से मुझे लगता है कि जो गिरावट है वो मतलब कि आ सकती है for 1 or 2 days और से some short term period, but overall trend जो है commodity markets का वो नेगेटिव ही रहेगा। क्रूड की आपने बात करी तो सारी मार्केट्स नीचे ही हैं, तो क्रूड में भी सेलिंग की ही स्ट्रैटेजी रिकमेंड करेंगे। M6 कॉन्ट्रैक्ट जो है क्रूड का दिसंबर का वो सेल करा जा सकता है तकरीबन 2400 के आसपास, 2370 के भाव हैं। थोड़ा ऊपर के लेवल पे सेल करिए विद टारगेट ऑफ अराउंड 2310, और जो स्टॉप लॉस है वो 2460 का लगा इस पर्टिकुलर ट्रेड के लिए। नवीन, सोना लगता है ये और चिंता बढ़ा सकता है, लेकिन एंड कंज्यूमर के लिए ये अच्छी खबर बन सकता है क्या? लेकिन ज्वेलरी की डिमांड में भी हम स्लोनेस ही देख रहे हैं। ऐसे में आप सोने को किस तरह से देखते हैं अभी के मौजूदा जितने सारे आपके सामने जो भी ट्रिगर्स थे वो उनके सामने? सारे ट्रिगर्स फिलहाल नेगेटिव हैं। अगर इकोनॉमिक सिचुएशन की बात करें ग्लोबल इकोनॉमी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स बढ़े हैं तो सेंटिमेंट्स पॉजिटिव होंगे कि ग्लोबल इकोनॉमी जो है यूएस में या जो डेवलप वर्ल्ड है वो पॉजिटिव ट्रेंड दिखा रही है। करेंसी फैक्टर नेगेटिव है क्योंकि डॉलर एप्रिशिएट हो रहा है। इन्फ्लेशन लो है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस लो हैं, इन्फ्लेशन लो है पूरे वर्ल्ड में। तो और फंडामेंटल रीजंस ये भी हैं कि जो ETFs हैं, रिस्क एवर्स एसेट्स हैं, उनकी तरफ लोगों का ज्यादा ध्यान नहीं है इस टाइम। तो जितने भी फैक्टर्स हैं, रीजंस हैं, वो सब नेगेटिव ही हैं क्रूड के लिए, गोल्ड के लिए। तो हमारा मानना ये है कि जो मीडियम टू शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो नेगेटिव ही रहेगा। एक बाउंस बैक नीचे के लेवल पे आ सकता है, शॉर्ट कवरिंग और नीचे के स्तरों पे थोड़ा सा बाइंग आ सकता है, पर ओवरऑल ब्रॉडर ट्रेंड इज नेगेटिव फॉर द प्रेशियस मेटल, पर्टिकुलरली फॉर गोल्ड, एंड देयरफॉर द स्ट्रैटेजी इंट्राडे आल्सो वुड बी टू सेल। मार्केट नीचे ही है, 25,280 290 के भाव चल रहे हैं। ऊपर के स्तरों पे सेलिंग करी जा सकती है, तकरीबन 25,400 450 के आसपास सेल करिए विद अ टारगेट ऑफ अराउंड 25,200, और लगता है जो हमारा टारगेट है वो आ ही जाएगा कुछ टाइम में। और स्टॉप लॉस जो है इस पर्टिकुलर ट्रेड में तकरीबन 25,600 या 650 का लगाया जा सकता है। नवीन, बेस मेटल्स ने भी आज शुरुआत कमजोरी के साथ की है, सभी पर लाल निशान हावी हो रहा है। आपका क्या पिक रहेगा बेस मेटल्स में? करेंसी फैक्टर इज अ प्रोमिनेंट फैक्टर फॉर ऑल द कमोडिटीज टुडे, और इसलिए हमने बेस मेटल में भी देखा। जाकि अगर आप इकोनॉमिक सिचुएशन देखें तो उसके वजह से एक पॉजिटिव ट्रेंड आ सकता है, पर क्योंकि करेंसी फैक्टर इज प्रेडोमिनेंट टुडे, आई थिंक विद द डॉलर स्ट्रेंथ द मार्केट्स आर मूविंग ऑन द डाउन साइड, नीचे के स्तर देखे जा रहे हैं, और हमारा भी सेलिंग स्ट्रैटेजी ही रहेगा फॉर ऑल द बेस मेटल्स पैक, एंड पर्टिकुलरली फॉर द कॉपर द M6 कॉन्ट्रैक्ट कैन बी सोल्ड फॉर द February month एट अराउंड 311 और 312 के आसपास सेल करिए। टारगेट जो है नीचे की तरफ 306 का देखा जा सकता है, 305 306 का, और स्टॉप लॉस जो है इस पर्टिकुलर ट्रेड में तकरीबन 315 और 314 का लगाएं, पर मार्केट जो है वो नीचे की तरफ ही दर्शा रहे हैं आज पूरा ट्रेंड। तो फिर करेंसी जो है वो फैक्टर है जो प्ले करने वाला है, अंडर करंट करेंसी का ही रहने वाला है, तो करेंसी में भी अपनी राय दीजिए नवीन। तो रुपी अप्रिशिएट हो रहा है, और लगता है कि जिस तरह से मार्केट ने, इंडियन मार्केट्स ने और इमर्जिंग मार्केट ने श्रग ऑफ किया है रेट हाइक को, फेडरल रिजर्व रेट हाइक को जो कल रात को हुआ है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा एप्रिसिएशन आएगा करेंसी में, और वो हम देख भी रहे हैं। एप्रिसिएशन तकरीबन 8 पैसे या 9 पैसे से रुपी एप्रिशिएट हुआ है अगेंस्ट डॉलर। तो इसमें स्ट्रैटेजी यही रहेगा कि अगर एप्रिशिएट होता है तो ऊपर के स्तरों पे डॉलर रुपी कॉन्ट्रैक्ट को सेल करा जा सकता है तकरीबन 66, 75 और 80 के लेवल्स पे। स्टॉप लॉस जो है वो लगाएं तकरीबन
तकरीबन 67 का, एंड नीचे की तरफ टारगेट जो है वो तकरीबन 66.55 और 66.60 के देखे जा सकते हैं. एज ऑफ नाउ द मार्केट्स और द स्पॉट रेट्स आर अराउंड 66.60 लेवल्स और सर. शुक्रिया नवीन हमारे वक्त निकालने के लिए. तो करेंसी है थीम कमोडिटी बाजार के लिए, डॉलर मजबूत हो रहा है. एंजल ब्रोकिंग के नवीन माथुर हमारे साथ थे. बाजार के खुलते ही किन लेवल्स पर रखे नजर और एक नेगेटिविटी देख रहे हैं कमोडिटी बाजार में नवीन. लेकिन आपको क्या करना चाहिए, हम दिन भर आपको बताते रहेंगे कमोडिटी बाजार का ताजा हाल, आपको देंगे ताजा स्ट्रैटेजी. फिलहाल वक्त है ब्रेक का. आगे मेरे साथ जुड़ेंगे समित चौहान, बात करेंगे इनसे हलचल वाले स्टॉक्स पर, साथ ही कमाई का जोरदार तत्काल ट्रेडिंग आइडिया भी लेकर आएंगे. और वापस आइए क्योंकि आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास जुड़ेंगे हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए. मार्केट का जायजा लें उससे पहले हम आपके लिए लेकर आते हैं वो ट्रेडिंग आइडिया जिससे आपको हो सकती है शानदार कमाई तत्काल ट्रेड में. इंट्राडे में तत्काल ट्रेड का आइडिया कुणाल सरावगी का है और ये कह रहे हैं आपको JSW में बाय, क्योंकि इन्हें लक्ष्य दिख रहा है 1050 का और इन्होंने कहा है कि स्टॉप लॉस 1018 और JSW में देख रहे हैं कमाई के मौके और खरीद की सलाह दे रहे हैं कुणाल सरावगी हमारे तत्काल ट्रेड में. और ये है इंट्राडे के लिए JSW स्टील का आइडिया कुणाल सरावगी का बाय की सलाह. बाजार पर नजर डालते हैं. सुबह हमने गैप अप ओपनिंग देखी थी लेकिन उन ऊपरी स्तरों से अब बाजार थोड़े से नीचे खिसक कर आ गए. सेंसेक्स में अब 40 अंकों की बढ़त पर कारोबार हो रहा है. निफ्टी में 12 अंकों की बढ़त है. मिड कैप अभी भी हम कह सकते हैं कि तेजी के रुख में 92 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं. बैंक निफ्टी भी बढ़त पर है, 65 अंकों की बढ़त यहां पर देखने को मिल रही है. एडवांस डिक्लाइन रेशियो पर अगर अभी नजर डालें तो ये कंफर्टेबली एडवांसेस की तरफ है, यानी ज्यादा शेयर्स हैं जो बढ़ रहे हैं. गिरने वाले शेयर 272 है तो 1097 शेयर हैं जो तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं. टाटा स्टील, टाटा पावर, हिंडाल्को, येस बैंक, ये कुछ शेयर्स हैं जहां हम तेजी का रुख देख रहे हैं. 2% से ज्यादा की तेजी से लेकर के 1.5% की तेजी. SBI, बजाज ऑटो, PNB, गेल भी ये कुछ काउंटर्स है जहां हरे निशान में फिलहाल कारोबार हो रहा है 1.5% से ऊपर. ONGC, केन इंडिया, इन दोनों को ही क्रूड का जिस तरह का रुख रहा है वो सता रही है वो परेशानी. M&M को लेकर बिग नेगेटिव खबर कल रही कि डीजल गाड़ियों पर दिल्ली NCR में जिस तरह से बैन लगेगा, M&M में वो नेगेटिविटी अभी भी बरकरार है. मेरे साथ जुड़ गए हैं एंजल ब्रोकिंग के समित चौहान. नमस्ते समित, बताइए निफ्टी में क्या करेंगे आज. जो सबसे बड़ा ट्रिगर था वो तो प्ले आउट हो गया, येलेन एरा की शुरुआत हो गई है, लेकिन आप निफ्टी को क्या देख रहे हैं? गुड मॉर्निंग प्रियंका. देखिए नीचे के लेवल से हमने अभी 200-250 पॉइंट्स का ऑलमोस्ट बाउंस देख लिया. 7800 का एक मेजर रेजिस्टेंस है जहां से ब्रेकडाउन भी आया था निफ्टी के लिए. आज अगर मॉर्निंग का हम हाई देखें तो 7800 का ही हाई बना के वहां से एक माइनर करेक्शन आया है. फिलहाल तो मोमेंटम अगर स्टॉक वाइज देखें तो पॉजिटिव साइड पे ही है, बट निफ्टी पे यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि मेजर रेजिस्टेंस है वहां पे बाइंग की तो सलाह नहीं होगी. यहाँ पे दो सिनारियोज हो सकते हैं. इधर यहाँ पे अगर कुछ डिप आती है टुवर्ड 7730 7720 वहां पे आप बाय करके चल सकते हैं. एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं 7640 का और ऊपर टारगेट 7850 का हो सकता है. और अगर ये डिप नहीं आई तो आज के हाई के ऊपर हम न्यू बाइंग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं. साथ ही में समित आज के बाजार में जो बड़ा ट्रिगर था उसके बाद जब खुले बाजार तो हमने गैप अप ओपनिंग देखी. अब थोड़ी सी धीमापन आ रहा है बाजार में. आपको कोई दो स्टॉक जो पसंद आ रहे हो और क्या करने की सलाह देंगे उसमें? देखिए रिसेंटली PSU बैंकिंग में हमने एक अच्छा खासा करेक्शन देखा है. उसके बाद थोड़ा लग रहा है कि उनमें जो फॉल है वो अरेस्ट हो गया और एक कंसोलिडेशन मोड में है फिलहाल. तो हमें लग रहा है कि PSU बैंकिंग में एक बाउंस आ सकता है ट्रेडिंग बाउंस के लिहाज से. उसमें से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है जिसमें हम बाय की सलाह देंगे. 158 का हमारा टारगेट होगा और 142 का उसमें स्टॉप लॉस हम मेंटेन कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट हम देख रहे हैं मेटल माइनिंग में थोड़ा बाउंस आ रहा है. टाटा स्टील अच्छा परफॉर्म कर रहा है बट उसमें अभी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो नहीं है.
तो हिंडाल्को का अगर हम चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो काफी अच्छा लग रहा है। 79, 17.5 का उसमें एक ब्रेकआउट आया हुआ है, तो हमें लग रहा है कि ये मोमेंटम और एक्सटेंड होगा ऊपर की तरफ। 86 का हमारा टारगेट होगा और 75.20 के स्टॉप लॉस से इसमें खरीदारी की जा सकती है। ओके, सो हिंडाल्को पसंद आ रहा है समित को, लेकिन इनकी पसंद भी जानेंगे, स्टॉक स्पेसिफिक सवाल भी पूछेंगे और जानेंगे अभी के बाजार में हलचल वाले स्टॉक्स में क्या करना चाहिए आपको। लेकिन वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, हम अभी हाजिर हो रहे हैं। बाजार थोड़े से ऊपरी स्तरों से स्लिप करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी भी हरे निशान में कायम है सेंसेक्स और निफ्टी। और वो शेयर्स जहां दिख रही है हलचल, उसमें नाम शामिल है श्री रामा न्यूज प्रिंट का। यहां पर एक सर्किट फिल्टर का हमने रिवीजन देखा है और यहां पर आप देख सकते हैं 5% से ज्यादा की बढ़त पर कारोबार हो रहा है। क्वालिटी ने अनाउंस किया अपने नए ब्रांड एम्बेसडर का नाम, मिस्टर खिलाड़ी अक्षय कुमार होंगे क्वालिटी के नए ब्रांड एम्बेसडर, और इसमें भी हम ऑलमोस्ट 6% की बढ़त पर कारोबार देख रहे हैं। टीडी पावर सिस्टम भी एक शेयर है जिस पर नजर जरूर डालें। रिलायंस म्यूचुअल फंड खरीदने वाली है शेयर्स और आज यहां पर भी तेजी देखने को मिल रही है। अनु, ये एक फार्मा कंपनी है और इसके लिए भी अच्छी खबरें आ सकती है। WHO जो है इनके एंटी मलेरियल ड्रग को प्री क्वालिफिकेशन टेस्ट कर रहा है, तो ये अच्छी खबर अनु फार्मा के लिए आ सकती है, इसलिए आज यहाँ पर भी हमने तेजी दिख रही है। ई क्लिनिक्स सर्विसेज में भी तेजी है, लेकिन सुज़लॉन में दिलीप सांघ भी ला सकते हैं ओपन ऑफर और आज स्टॉक में देखिए अभी 2% की ऑलमोस्ट बढ़त यहाँ पर पहुंच चुकी है। तो इन हलचल वाले शेयर्स पर समित आपकी क्या राय है? खासतौर पर सुज़लॉन एनर्जी पर आपका व्यू जानना चाहूंगी। देखिए, सुज़लॉन में से कोई क्लियर चार्ट स्ट्रक्चर नहीं है। अगर लास्ट हम 6 से 7 महीने के अगर प्राइस मूवमेंट भी देखें तो ये स्टॉक एक कंसोलिडेशन मोड में है। क्लियरली बैंड इसका काफी छोटा है, स्लो मूवर है स्टॉक। 27, 28 का इसका ऊपर की तरफ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और नीचे 19, 18 के आसपास ये हमेशा सपोर्ट ले रहा है। तो ऐसे कुछ मेजर डेवलपमेंट नहीं दिख रहे हैं चार्ट पे। इसकी ये कंसोलिडेशन फेज है वो आने वाले कुछ दिनों के लिए कंटिन्यू रह सकती है। समित, आईटी और फार्मा ये दो सेक्टर्स रहेंगे जहां अगर करेंसी की थीम प्ले आउट करती है, यानी डॉलर अगर मजबूत होता है तो इनके बिजनेसेस पर असर पड़ने वाला है। तो आईटी और फार्मा से जुड़े स्टॉक्स के टेक्निकल चार्ट्स आपको कैसे दिख रहे हैं? कोई खास पसंद है क्या इन दोनों सेक्टर्स में आपकी? देखिए, लास्ट वीक हमने टीसीएस ऑलरेडी रेकमेंड किया हुआ था। अभी हमारे नजर एचसीएल टेक पे है, उसके चार्ट स्ट्रक्चर थोड़े पॉजिटिव लग रहे हैं। हालांकि स्टॉक एक कंसोलिडेट हो रहा है एक रेंज में, बट आने वाले कुछ दिनों में हमें लग रहा है कि 860 के लेवल ये ब्रेक करके 880, 885 के लेवल इसमें आ सकते हैं। तो आईटी में अगर कोई होगी तो टीसीएस को होल्ड करने की सलाह होगी और एचसीएल टेक में अभी करंट लेवल पे भी बाइंग की सलाह हो सकती है। नीचे 830 के आसपास को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो उसके नीचे स्टॉप लॉस मान के एचसीएल टेक में बाय किया जा सकता है। और फार्मा में समय, क्योंकि अगर डॉलर स्ट्रांग होता है तो कई फार्मा कंपनीज हैं जिनके बिजनेसेस बाहर हैं और डॉलर में अर्निंग्स होती है इनकी। फार्मा में कोई पसंद? देखिए, स्पेसिफिकली अगर फार्मास्यूटिकल में बात करें तो ऑरो फार्मा एक अच्छा लग रहा है। हम 810 के आसपास को ऑलरेडी बाय दे चुके हैं, तो मुझे नहीं पता अभी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इसमें फेवरेबल होगा या नहीं। बट अगर कुछ भी यहाँ पे डिप आती है, एक माइनर डिप 1-1.5% की, तो वहां पे एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। 798 का इसमें स्टॉप लॉस होगा और आने वाले कुछ दिनों में ये 845, 848 के लेवल टेस्ट कर सकता है। कोल इंडिया में खबरें आ रही हैं समित, और आप इसे चार्ट में कैसे देख रहे हैं पैन आउट होते हुए? क्या करना चाहिए अभी कोल इंडिया में? देखिए, चार्ट स्ट्रक्चर इसका काफी निगेटिव है। अगर हम इसकी अगस्त मंथ से प्राइस मूवमेंट देखें तो पहले स्टॉक ने 440 की यहाँ से एक नोज डाइव दी थी। कंसोलिडेशन के बाद 345 का एक मेजर रेजिस्टेंस था, वहां से उसने फॉल स्टार्ट किया था जो 330 के लेवल को ब्रेक करके वो उसका कंटिन्यूएशन था डाउन ट्रेंड का। तो अभी भी क्लियरली चार्ट पे ये वीकनेस दिख रहा है। 325, 330 अगर वहां पे बाउंस आता है तो जिन्होंने ऑलरेडी अगर बाय किया हुआ है तो वो एग्जिट ही करना चाहिए वहां पे। समित, सुजुकी को आज शेयर होल्डर्स की अनुमति मिल सकती है गुजरात में कार बनाने के लिए, और शेयर होल्डर्स को लेकर जो विवाद था वो खत्म होते हुए देख सकता है। तो आप मारुति को कैसे देख रहे हैं? अभी क्या करने की सलाह देंगे मारुति में?
देखिए प्रियंका, मारुति पे हम इतने पॉजिटिव नहीं है, एक बैंड में चल रहा है ऊपर की तरफ 4700 4750 का हम इसको एक मेजर हर्डल देख रहे हैं। तो जब तक ये लेवल्स क्रॉस नहीं होती मारुति में कुछ मेजर पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं होगा। ऊपर की तरफ हम 4650 का एक रेजिस्टेंस देख रहे हैं, तो अगर कोई एग्रेसिव ट्रेडर होगा तो उनको हम शॉर्ट की सलाह दे सकते हैं। ये कॉन्ट्राबेट होगा, 4650 के स्टॉप लॉस से इसको शॉर्ट किया जा सकता है और हम नीचे 4500 4450 के इसमें लेवल देख रहे हैं। तो मारुति में आप शॉर्ट करने के लिए कह रहे हैं, पर हमें लग रहा था कल जब एमएनएम में खासा दबाव था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2000 सीसी से ज्यादा के इंजन क्षमता वाली गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, तो ऐसे में मारुति जैसे स्टॉक्स को फायदा नहीं होना चाहिए, पर आप इसमें शॉर्ट कह रहे हैं। एमएनएम या फिर ऑटो पैक में कोई आपका फेवरेट या नॉन फेवरेट जिससे आप दूर रहने की सलाह देंगे? जैसे मारुति में हमने अभी डिस्कस किया, वैसे एक टाटा मोटर्स है 390 का, इसको एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होता है इसमें हम वीकनेस देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर लो लेवल्स पे टाटा मोटर्स में खरीदारी की हुई है तो 385 388 ये जोन में इसमें एग्जिट करना चाहिए। स्टॉक को फिलहाल एक मेजर रेजिस्टेंस है, पहले 390 और फिर 405, तो क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस है। कोई भी बाउंस आता है तो वहां पे एग्जिट करना चाहिए। नीचे में 370 360 के लेवल्स वापस रिटेस्ट हो सकते हैं। ओके, तो समित अभी भी हमारे साथ बने हुए, लेकिन मैं लेने वाली हूं एक ब्रेक, क्योंकि ब्रेक के बाद आपके फायदे की बात है। बाजार में क्या हो एफएनओ स्ट्रैटेजी, हाजिर होंगे हमारे मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी, दो मार्केट एक्सपर्ट्स के साथ समित चौहान है, सुमित बगाड़िया भी जुड़ेंगे अनिल सिंघवी के साथ। अच्छी शुरुआत के बाद बाजार ने गंवाई बढ़त और उतार चढ़ाव के बीच कारोबार। सेंसेक्स 50 लाल निशान में फिसले, लेकिन मिड कैप शेयरों में मजबूती बरकरार। The Federal Open Market Committee decided to raise the target range for the federal funds rate by 1/4 percentage point, bringing it to 1/4 to 1/2%. 10 साल बाद अमेरिका में 1/4% बढ़ी ब्याज दरें। फेड चेयरमैन ने कहा, जरूरत के मुताबिक आगे भी बढ़ेंगी दरें। इकतालीस साल बाद कैबिनेट ने राज्यों को कोयले के खनन और बिक्री को दी मंजूरी। मॉर्गन स्टैनली ने कोल इंडिया को फोकस लिस्ट से किया बाहर। नारायण हृदयालय ने संस्थागत निवेशकों से 185 करोड़ रुपए जुटाए। 250 रुपए के ऊपरी प्राइस बैंड पर आए एंकर इन्वेस्टर्स। आज से लेकर 31 तारीख तक खुला रहेगा आईपीओ। एनसीआर में अगले साल से छोटी डीजल कारों पर लगेगा वन टाइम पॉल्यूशन टैक्स। 5 जनवरी को कोर्ट तय करेगा टैक्स की दर। और 1 अप्रैल 2016 से लागू नहीं हो पाएगा जीएसटी। सरकार ने जून तक डेडलाइन बढ़ाई, कहा नहीं झुकेगी कांग्रेस के आगे। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और हमारी इस खास पेशकश ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सबका स्वागत है। और हमारा ये शो है आप जैसे उन ट्रेडर्स के लिए जिन्हें अपने ट्रेड पर इस वक्त एक्शन करना है, चाहे वो आपका कल का सौदा हो जिसे आज आप काटना चाहते हैं या फिर आज दिन के दौरान आप नया सौदा बनाना चाहते हैं। जो भी हो आपका सवाल, आप हमें फोन करें हमारे टोल फ्री नंबर पर 1800-209-7890 पर। समित चौहान हमारे साथ हैं, लेकिन हमारे साथ अब चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया भी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। वायदा कारोबार के ट्रेड हमें समझाने के लिए आप दोनों का एक बार फिर से स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। इससे पहले कि दर्शकों के सवाल ले हम, उससे पहले सुमित आपसे राय लेना चाहता हूं निफ्टी पर। क्या ट्रेड लेंगे आप इस वक्त निफ्टी पर? गिरावट में खरीदारी या फिर उछाल में बिकवाली, मौके दोनों तरफ दिख रहे हैं बाजार में? गुड मॉर्निंग अनिल जी।
वेल अनिल जी, रुझान तेजी का है तो गिरावट में खरीदारी का मौका ढूंढेंगे। मेरे ख्याल से यहाँ तो प्रेजेंट लेवल्स पे खरीदारी करें, या 20-30 पॉइंट का अगर कोई डिप मिल जाता है तो बाय करना चाहिए। 7700 इमीडिएटली सपोर्ट बन रहा है निफ्टी के लिए। जब तक ये ब्रेक नहीं करता तब तक एक बार बाय में बैठे। ऊपर में इंट्राडे का टारगेट रहेगा 7820 से 30 के आसपास, और अगर वो ब्रेक कर दे तो 7900 के टारगेट्स भी 1-2 दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तो रुझान पॉजिटिव है, इसके लिए बाय का व्यू लेके चलेंगे, और कोई डिप मिलता है तो खरीदारी करेंगे। और सुमित, क्या बड़े दिनों बाद निफ्टी के बजाय बैंक निफ्टी ज्यादा बेहतर, ज्यादा मजबूत दिख रहा है आपको, और क्या बैंक निफ्टी भी खरीदेंगे फिर? यस, बिल्कुल आपने सही कहा, बैंक निफ्टी ज्यादा मजबूत लग रहा है। ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी ओवरसोल्ड था, बैंक निफ्टी से रिलेटेड मेजर स्टॉक्स ओवरसोल्ड थे, तो बैंक निफ्टी में भी उछाल आएगा, और स्टॉक्स के अंदर भी बैंक निफ्टी से रिलेटेड बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर भी उछाल आएगा। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, इमीडिएटली इंट्राडे के लिए 16,750 का रेजिस्टेंस है। जैसे ही वो ब्रेक करेगा तो 16,900 से 17,000 तक के लेवल शायद हो सकता है इंट्राडे में ही हमको देखने को मिल जाए। तो प्रेजेंट लेवल पे बैंक निफ्टी को लॉन्ग इनिशिएट करेंगे, या फिर कोई 100-150 पॉइंट का डिप मिल जाता है वॉलेटिलिटी के चलते, जो कि मुझे लगता नहीं है मिलना चाहिए, अब यहीं से तेजी आनी चाहिए, तो बाय करके काम करेंगे। 16,300 का स्टॉप लॉस, 16,900 से 17,100 का टारगेट 1 से 2 दिनों के लिए। चलिए, तो बैंक निफ्टी में भी करेंगे खरीदारी इन्हीं लेवल्स पर, और थोड़ा नीचे मिले तो क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन है। लेकिन तेजी का रुझान बैंक निफ्टी में निफ्टी से के मुकाबले में ज्यादा बेहतर दिख रहा है सुमित को। सुमित की कुछ बेहतरीन पिक्स है मेरे पास में स्टॉक फ्यूचर्स की, वो बताऊंगा आपको कुछ ही देर में। लेकिन उससे पहले हमारे दर्शक हमारे साथ इंतजार कर रहे हैं, नासिक से जुड़ चुके हैं जसविंदर सिंह। जसविंदर जी, पूछिए, क्या है आपका सवाल? सर नमस्कार। नमस्कार। दिसंबर फ्यूचर 930 930 में लिया है आपने? हाँ जी सर। चलिए पूछ लेते हैं क्या करना चाहिए इस वक्त। सुमित, दीजिए राय। आप वायदा कारोबार का ट्रेड लिया है इन्होंने ग्लेनमार्क फार्मा में, 930 में लिया है फ्यूचर, क्या होल्ड करना ठीक है? स्टॉप लॉस टारगेट क्या देंगे आप? देखिए, ऑलरेडी स्टॉक ने बहुत अच्छा करेक्शन दे दिया है, बट अब ऐसा लग रहा है कि ये नीचे में एक बार बॉटम फॉर्मेशन जैसा हो गया और 850 के नीचे अब दोबारा नहीं जाना चाहिए। तो फिलहाल इनको राय रहेगी होल्ड की, और जो स्टॉप लॉस इनको लगाना होगा वो है 860 के आसपास। प्रेजेंटली 880 का भाव चल रहा है, इनका 930 का खरीदी है, तो एक बार के लिए जो रेजिस्टेंस है वो ऊपर में आ रहा है 920 से 930 के आसपास ही। तो अगर ये एक और एक लॉट ले सकते हैं यहाँ पे विद स्टॉप लॉस, विदाउट स्टॉप लॉस नहीं, क्योंकि इन्होंने पहले जो ट्रेड किया है वो विदाउट स्टॉप लॉस किया हुआ है, और करीब करीब इन्होंने 70 रुपए का फॉल देख लिया अपने लिए भाव से। तो अगर ये विद स्टॉप लॉस एक और एक ट्रेड करना चाहते हैं तो प्रेजेंट लेवल पे लॉन्ग कर सकते हैं। प्योरली ट्रेडिंग के हिसाब से 860 का स्टॉप लॉस होगा, और ऊपर में 920 930 पे दोनों लॉट एग्जिट कर सकते हैं, और दूसरा लॉट नहीं लेना है तो 860 के स्टॉप लॉस से होल्ड करें और 920-30 पे अपना लॉट को एग्जिट कर लें ग्लेनमार्क फार्मा। तो जसविंदर जी, या तो 860 पर लगाएं स्टॉप लॉस, या अभी खरीदें और एवरेज करके निकलने की कोशिश करें ऊपर की तरफ। उड़ीसा से हमारे अगले दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, जितेंद्र सिंह। पूछिए जितेंद्र जी, क्या ट्रेड लिया है आपने और क्या जानना चाहते हैं? गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग सर। सर, मैंने आईआरबी इंफ्रा के 240 की कॉल ले रखी है दिसंबर की। क्या भाव में? तो होल्ड करना चाहिए। 240 की इंफ्रा की, आईआरबी इंफ्रा की कॉल ले रखी है। ठीक बात तो है। क्या उसको होल्ड करना चाहिए या फिर बेच देना चाहिए? पूछ लेते हैं अभी। सुमित वायदा कारोबार के ट्रेड देख रहे हैं, आज हमारे साथ हैं, और 240 रुपए की कॉल सुमित इन्होंने खरीदी है 4 रुपए 25 पैसे में, और ये जानना चाहते हैं कि अब मुनाफा हो रहा है। एक्चुअली ये अच्छी बात है कि लगभग दुगनी हो चुकी है, 8.5 रुपए के आसपास का दाम है, सही एंट्री हुई है यहाँ पर इनकी। तो क्या करना चाहिए, होल्ड करें या फिर मुनाफा वसूल कर लें? ये अनिल जी, इनकी एंट्री भी सही हुई है और आईआरबी इंफ्रा में मूवमेंट भी सही आ रहा है, और इनके कॉल 240 की और प्रेजेंट भाव चल रहा है आईआरबी इंफ्रा का 245, इसके लिए इनको मुनाफा अच्छा हो रहा है। हो सकता है ये मोमेंटम जारी रहे 2-5 दिनों के लिए, और ऊपर में 255-260 के लेवल्स इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं, तो 8 से 10 रुपए का मूव और देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए एक बार कॉल को होल्ड करने की सलाह होगी। अभी जब तक नीचे में आईआरबी इंफ्रा 236 रुपया ब्रेक नहीं करेगा तब तक एक बार कोई पैनिक वाला सीन लगता नहीं है, तो मेरे हिसाब से एक बार ये कॉल को होल्ड कर सकते हैं। बट अगर ये 36 ब्रेक कर दे तो फिर खराब हो जाएगा, तो किसी भी हालत में बिना स्टॉप लॉस के ना करें, 36 का स्टॉप लॉस लगाए, और ऊपर में जैसे 250-55 के बीच आता है आईआरबी इंफ्रा तो अपना कॉल को बुक कर ले। ओके, तो होल्ड करें फिलहाल, ये रणनीति आपकी आईआरबी इंफ्रा में पैसा बन रहा है। अगले दर्शक है पुणे से हमारे साथ रफीक। रफीक साहब, पूछिए अपना सवाल। हाँ, गुड मॉर्निंग सर जी। मॉर्निंग सर। मैंने ये हमारे इंफ्रा के 3 लॉट लिए हैं 40 पैसे पे, 20 रुपए का कॉल। 20 रुपए का कॉल खरीदा है 40 पैसे पर, ठीक है, होल्ड करें या बेच दे? और जी हाँ, वो पूछना था। और मैंने यूनियन बैंक का पुट खरीदा है 140 का एक लॉट। यूनियन बैंक का 2 रुपए 65 पैसे पे। 140 की स्ट्राइक प्राइस का खरीदा है आपने 2 रुपए 65 पैसे पर। तो दोनों की बात कर लेते हैं। पहले बात करते हैं जीएमआर की। 20 रुपए का कॉल
140 पैसे में खरीदा है, बड़े दूर की स्ट्राइक प्राइस कर लिया है। अब अभी तो भाव ही 15 रुपए के आसपास है। क्या करें सुमित, रखें या बेचकर निकल जाए? अनिल जी, इन्होंने कॉल लिया वो तो सही काम किया, बट इन्होंने स्ट्राइक प्राइस बहुत आगे की चूज कर ली, तो इनको नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि उसमें क्या होता है कि टाइम वैल्यू की वजह से घिसते जाते हैं और प्रीमियम खाने को अपने को प्रॉफिट मिलता नहीं है कॉल के अंदर जब तक वो भाव के ऊपर जाएगा नहीं तब तक। और अगर इसने टाइम निकाल दिया तो वो प्रीमियम कम होते जाएगा 20 के कॉल का। तो प्रेजेंटली ऑन द स्पॉट देखें तो 16 रुपए का इमीडिएट रेजिस्टेंस है। अगर वो ब्रेक करे तो 18 से 18.5 तक आ सकता है दिसंबर महीने की, जहां तक हम बात करें। बट मेरे को लगता नहीं है कि इसके अंदर इनको मुनाफा हो पाएगा बिकॉज ऑफ हायर स्ट्राइक प्राइस का कॉल लेने की वजह से। तो एक बार थोड़ा पुल बैक मिले तो एग्जिट करेंगे, बेटर रहेगा। और इनको सलाह ये रहेगी कि आगे से एट द मनी या एट द मनी के पास वाले कॉल के अंदर काम किया करें। रफीक साहब, मैं भी यही कहना चाहता जो बात अभी इस वक्त आपको सुमित कह रहे हैं, देखिए इतना दूर की स्ट्राइक प्राइस का कॉल लेके फायदा नहीं। आप 33-34% ऊपर की स्ट्राइक प्राइस का कॉल आप खरीद रहे हैं तो होगा क्या? अब एक ही सीरीज में इतना बढ़ेगा या 20-25% जब तक स्टॉक बढ़ेगा नहीं तब तक तो आपको मुनाफा होगा नहीं। आपको लग रहा होगा कि 40 पैसे गए, लेकिन 40 पैसे भी बढ़े हैं ना, आपके लगभग 3%, ब्रोकरेज मिलाकर आपका 3% का नुकसान हो गया। तो आगे से या तो जीएमआर का लोट साइज बढ़ाया और उस हिसाब से आपको डर लगता है तो फिर आप छोटे लोट वाले वैसे शेयर खरीदें। दूसरी बात, जो प्राइस चल रही है उसके आसपास या उससे 5% ऊपर तक की स्ट्राइक प्राइस का ही खरीदें। बहुत ज्यादा दूर 30-25% ऊपर की स्ट्राइक प्राइस का खरीदेंगे तो पैसा बनेगा नहीं। चलिए, यूनियन बैंक आपने राय दी, सवाल पूछा, उस पर भी मैं टेक्निकल चार्ट पर राय ले लेता हूं। 140 रुपए का पुट खरीदा हुआ है इन्होंने यूनियन बैंक का ₹2.65 में। 140 का पुट है, ये कॉल का दाम आ रहा है, हम पुट का दाम आपको बताएंगे। ₹2.65 में उन्होंने पुट खरीदा है। ये बताइए सभी चार्ट पर क्या सिचुएशन है यूनियन बैंक की, क्योंकि आज सारे छोटे पीएसयू बैंक उछल रहे हैं, किस लेवल के ऊपर ये निकले फ्यूचर्स में या कैश में तो ये अपनी पुट की पोजीशन को बेचकर निकल जाएं, ये बताइए आप। देखिए अनिल जी, रिसेंटली हमने पीएसयू बैंक में करेक्शन देखा है और अभी थोड़े टाइम पहले जब प्रियंका से बात हो रही थी तब हमने यूनियन बैंक में इनफैक्ट बाइंग की सलाह दी है। हमारा लक्ष्य होगा 158 का। सो मेरे ख्याल से अगर इनको कोई भी डिप मिलती है तो वहां पे एग्जिट कीजिए। यहाँ पे करंट लेवल पे भी ये एग्जिट कर सकते हैं और अगर उनको कोई लेवल ध्यान में रखना है तो 150 का इसका एक रेजिस्टेंस है। जैसे ही यूनियन बैंक 150 के लेवल के ऊपर जाता है इसमें अच्छी खासी ऊपर की तरफ मूवमेंट हम देख सकते हैं। ओके, तो ये राय है यूनियन बैंक पर। रफीक साहब, आपके लिए दोनों ही शेयरों पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे, हमारे कुछ और दर्शक हैं अपने सवालों के साथ। हमें सुमित की बेहतरीन पिक्स भी लेनी है वायदा कारोबार की, और साथ ही जो कुछ भी अमेरिका में डेवलपमेंट हो रहे हैं, फेड की तरफ से ब्याज दरें बढ़ी है, उन सब पर भी हम बातचीत करेंगे कि आईटी कंपनियों को कितना फायदा होगा। जेनसार टेक्नोलॉजीज के टॉप मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ेंगे गणेश नटराजन साहब इस छोटे से ब्रेक के बाद। शांत कारोबार होता दिख रहा है बाजार में, 7,750 के नीचे जाने को तैयार नहीं, लेकिन बेहतर मजबूती भी नहीं बनती दिख रही है। तो वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है। सुमित बगड़िया हमारे साथ हैं अपनी बेहतरीन पिक्स के साथ वायदा कारोबार में, उनसे लेंगे पिक्स अब से कुछ क्षणों बाद। लेकिन उससे पहले एक बड़े मुद्दे पर बात करते हैं। कल देर रात अमेरिका में फेड चेयरपर्सन की तरफ से ब्याज दरें बढ़ाई गई 1/4%। अब लोग आमतौर पर यह मान रहे हैं कि हिंदुस्तान की आईटी कंपनियों को बड़ा फायदा होगा। एक तो रुपए की कमजोरी का, और दूसरा अमेरिका की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है इसलिए ब्याज दरें बढ़ी है, तो फिर वहां पर कारोबार भी बढ़ेगा। वाकई में ऐसा होने वाला है क्या, ये जानने की कोशिश करते हैं। नैस्कॉम के पूर्व चेयरमैन और जेनसार टेक्नोलॉजी के वाइस चेयरमैन और एमडी गणेश नटराजन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो कि आईटी सेक्टर पर जबरदस्त पकड़ रखते हैं। नटराजन साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। ये बताइए, जो हम समझते हैं, जो बाजार आमतौर पर मानता है कि अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ी तो आईटी कंपनियों के लिए अच्छा है, क्या ये सही है? नहीं जी, बिल्कुल, क्योंकि मजबूती तो है यूएस इकोनॉमी में, और जो कंपनियां जैसे हमारी ऑलमोस्ट 75% इज यूएस रेवेन्यूज, तो अगर डॉलर मजबूत होगा, अगर यूएस इकोनॉमी अच्छा मजबूत हो ही रहा है, तो डेफिनेटली द आउटलुक इज वेरी गुड। और मुझे लगता है कि आगे बढ़ते हुए भी इन स्पाइट ऑफ द इलेक्शन ईयर हमें ये जरूर देखने मिलेगा कि स्पेंडिंग बढ़ेगा और कॉन्फिडेंस भी काफी बढ़ चुका है। जैसे आपको मालूम है, रिटेल जो रिटेल सेल्स हुआ था आफ्टर थैंक्सगिविंग, वो भी अच्छा रहा है। तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि यूएस विल ग्रो वेल, और उसके कारण हमारे कंपनीज के लिए बहुत फायदा होने वाला है। ओके, लेकिन इस बीच यूएस में इस साल चुनाव होने हैं, उससे पहले
बड़े कड़े कदम उठाने के संकेत मिल रहे हैं। पहले वीजा की संख्या कम की और आज ही सुबह हमने खबर पड़ी कि वीजा के चार्जेस दुगुने किए जा रहे हैं। अब ये सब डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं आप और कितना असर फिर भारतीय कंपनियों पर पड़ेगा इसका? देखिए, अगर मैं पहले भी कह चुका हूं कि जो हमारी मॉडल है उसको फिर से नजदीकी से देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी काफी कंपनियां डिजिटल इन्वेस्टमेंट्स कर रही हैं, उसमें काफी ऑन-साइट की जरूरत होती है। तो जो भी हमारे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, वी मस्ट मेक श्योर कि लोकल एम्प्लॉयमेंट भी हम करें, क्योंकि आगे बढ़ते हुए ये साल में तो मेरे ख्याल से कुछ होने वाला नहीं है। जो बिल की आप बात कर रहे हैं वो शायद पास हो या ना हो, मगर ये जरूर होगा कि आगे बढ़ते हुए अगर आप कंपनीज को देखें कि ज्यादातर अगर वीजा वालों से काम करा रहे हैं तो देयर विल बी प्रॉब्लम्स। आई मीन वेदर इट्स इमिग्रेशन, नॉन टैरिफ बैरियर्स, जैसे आपने कहा ज्यादा वीजा फीस हो सकता है। तो ये जरूर है कि कंपनियां को ये देखनी पड़ेगी कि क्या मॉडल है हमारा, किस तरह से हम लोकल एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज कर रहे हैं, किस तरह से हम ऑटोमेशन कर रहे हैं और प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं। तो ये जो रेगुलर मॉडल है कि हम ज्यादातर इंडियंस को अमेरिका भेज के काम कराएंगे, वो मेरे ख्याल से खतरे में जरूर है, मगर ये नहीं कि ये साल में कुछ चेंज होने वाला है, मगर आगे बढ़ते हुए हमें जरूर ये चेंज करनी पड़ेगी। लेकिन आज सुबह मैं देख रहा था नेस्कॉम ने और कॉमर्स मिनिस्ट्री दोनों ने नटराजन साहब एक चिट्ठी लिखी है अमेरिका को, बोल रहे कि आप इतने वीजा नियमों को कड़ा मत कीजिए, 10,000 वीजा और बढ़ाइए, हमारी आईटी कंपनी पर बुरा असर पड़ रहा है। जब वो ये कह रहे हैं तो इसका मतलब फिर असर तो पड़ेगा, और क्या फिर इससे कुछ फायदा होगा? कोई वीजा नियम थोड़े से रिलैक्स होने की संभावना दिखती है आपको? देखिए, अगर $2,000 अगर बढ़ाई जाए, आई मीन आप मिसाल के तौर पे देखिए, तो इफ समबडी इज अप्लाइंग फॉर 10,000 वीजास, तो उस पर तो कुछ तो असर पड़ेगा ही। और खासकर ये है कि अगर वो वीजा मिलना भी अगर मुश्किल हो जाए तो इट विल बी डिफिकल्ट टू मूव। तो ये हमारी जरूर ये हमारी जो कर्तव्य है या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बिकॉज ऑफ ऑल द कंपनीज हु आर डूइंग वर्क इन अमेरिका, हमें जरूर ये प्रोटेस्ट करनी चाहिए कि फ्री ट्रेड पे आप कोई बाधा मत डालिए। पर ये कोशिश तो हम जरूर करेंगे, मगर जैसे मैंने कहा ये कोशिश करना तो हमारा फर्ज बनता है, मगर प्रिपेयर्ड फॉर अ न्यू रेजीम जिसमें काफी हद तक इट बी डिफिकल्ट टू गेट वीजास, वो भी हमें करनी चाहिए जरूर। ओके, शुक्रिया सर आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और इस मुद्दे पर अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए, ब्रेक में जाने का वक्त है, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले आपको बता दूं कि किस तरह के दाम इस वक्त चल रहे हैं एनसीडीएक्स में सोने के। फ्यूचर्स चल रहा है, यहां पर आप देख सकते हैं 25,197 रुपए पर। हेज का दाम जो है वो 22,908 है और स्प्रेड जो इस वक्त चल रहा है वो लगभग 2,300 रुपए के आसपास का ये दाम आपकी स्क्रीन पर। ब्रेक के बाद फोकस हमारा होगा स्टॉक फ्यूचर्स की बेहतरीन पिक्स और ऑप्शंस की रणनीति पर, तो कहीं जाइएगा मत। हमारे दोनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, समित और सुमित, लेकिन वक्त है अब सुमित की बेहतरीन पिक्स लेने का फ्यूचर्स में। खरीदारी की राय 3 बेहतरीन मिड कैप स्टॉक्स में, एक्शन वही है और सुमित ने सबसे पहले ऊपर चुना है यूपीएल। बताइए अनिल जी, यूपीएल के अंदर हमने एक अच्छी खासी करेक्शन देखी है पिछले करीब 3 से 4 महीनों के अंदर, और पिछले 3 दिनों से हमने एक पुलबैक रैली देखी है जिसके अंदर की स्टॉक करीब 30 से 35 रुपए का उछाल दे चुका है। अब प्रेजेंट लेवल्स पे देखते हुए ये लग रहा है कि यूपीएल के अंदर और नीचे के लेवल्स देखने को शायद नहीं मिलेंगे और यहां से हमको तेजी के ही संकेत दिखाई दे रहे हैं। और यूपीएल का जिस तरह का मोमेंटम बिल्टअप हुआ है उसको देखते हुए हमें ऐसा लगता है कि प्रेजेंट लेवल्स पे यूपीएल पे लॉन्ग इनिशिएट करें। 420 के आसपास या 21 के आसपास का भाव चल रहा है। स्टॉप लॉस रखेंगे प्योरली ट्रेडिंग के हिसाब से 407 रुपए का, और ऊपर में इमीडिएट टारगेट्स और जो पहला रेजिस्टेंस पड़ा हुआ हमको देखने को लगता है दिख रहा है वो है 450, और अगर 450 का लेवल ब्रेक कर दे तो हो सकता है शायद ये कुछ ही दिनों में 480 तक के भी लेवल्स दिखाएगा। तो यूपीएल हमें स्ट्रांग लगता है, हमारे हिसाब से यूपीएल में प्रेजेंट लेवल्स पे लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट की जा सकती है। और सेंचुरी टेक्सटाइल आपने दूसरा स्टॉक चुना है, ये भी एक मिड कैप स्टॉक, और मैं देख रहा था कल से इसमें बड़ा एक्शन आना शुरू हुआ है। क्या पोजीशंस बन रही है, तेजी होगी इसमें और आगे? ये सनील जी आपने बिल्कुल सही कहा। एक्चुअली कल के लास्ट हाफ एन आवर 1 घंटे के अंदर सेंचुरी टेक्सटाइल के अंदर अच्छा मूवमेंट देखने को मिला है, और ये हमको ऐसा लग रहा है कि अब प्रेजेंट लेवल से एक तेजी के संकेत भी दिखा रहा है और इसके अंदर फ्रेश पोजीशंस भी बिल्डअप हो रही है, जिसको देखते हुए ये लगता है कि सेंचुरी टेक्सटाइल के अंदर यहां से एक तेजी देखने को मिल सकती है, जिसके ओवरऑल टारगेट्स बनेंगे 610 से 650 रुपए। प्रेजेंट लेवल्स पे 570 या 568 के आसपास इसके अंदर लॉन्ग इनिशिएट किया जा सकता है।
3 दिन के अंदर ये स्टॉक ने चाल अच्छी दी है 525 रुपए से 570 रुपए तक की। इसके लिए स्टॉप लॉस जो बेस्ट अभी प्रेजेंट लेवल्स पे बैठ रहा है वो है 545 रुपीज का, यानी और करीब करीब 20 से 25 रुपए का स्टॉप लॉस बैठेगा। और ऊपर में जो टारगेट बैठ रहा है वो 610, 590 के आसपास इसका एक रेजिस्टेंस है, वो ब्रेक करना जरूरी है। तो 590 का और 610 ये दो टारगेट बैठ रहे हैं, उसके बाद ये फ्रेश मोमेंटम और फ्रेश तेजी पकड़ लेगा। और LIC हाउसिंग ये कल भी मजबूत था, अब भी खरीदना चाहिए? जी बिल्कुल, LIC हाउसिंग हम पिछले 3 दिनों से कंटिन्यूसली इसके अंदर बाइंग रेकमेंड कर रहे हैं। पहला सौदा में भी हमने 3 दिन पहले इसके अंदर बाई दिया था, आपके साथ ही बैठे थे। अभी भी हमको लगता है कि हाउसिंग फाइनेंस के अंदर LIC हाउसिंग फाइनेंस और HDFC ये स्ट्रांग है, तो LIC हाउसिंग फाइनेंस के अंदर प्रेजेंट लेवल्स पे लॉन्ग करने की सलाह होगी। ट्रेडिंग के लिहाज से जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा वो है 470 लेवल्स का, और ट्रेडिंग के लिहाज से जो पहला टारगेट होगा वो 498, और 498 का पड़ाव पार करने के बाद ये 520 से 25 के लेवल्स दिखाएगा। तो LIC हाउसिंग फाइनेंस स्ट्रांग दिख रहा है, बाय करके काम करना चाहिए। ओके, तो ये 3 बेहतरीन पिक्स और तीनों ही मिड कैप से खरीदारी करने की राय। लेकिन बताएं सुमित, अगर ऑप्शन में ट्रेड करना हो तो कौन सा ऑप्शन आपको पसंद है? देखिए अनिल जी, निफ्टी में जैसे हम तेजी का व्यू बना के बैठे हैं और हमको ऐसा लग रहा है कि यहां से तेजी आएगी, तो एट द मनी कॉल लेने की हमारी अभी इच्छा हो रही है प्रेजेंट लेवल्स पे 7750 जो कि निफ्टी चल रहा है, और इसी के हम कॉल लेना चाहेंगे, जिसका भी भाव चल रहा है करीब करीब 90 रुपए के आसपास। तो 90 रुपीज पे 7750 का कॉल को खरीदेंगे। स्टॉप लॉस इसके अंदर रखना होगा 45 रुपए, और ऊपर में हमको रिवॉर्ड जो मिलेंगे वो 180 से 200 का टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि निफ्टी अगर ऊपर में 7850 900 के लेवल दिखाएगी तो इसके अंदर एट द मनी होने की वजह से सेम मूवमेंट हमको इसके अंदर देखने को मिल सकता है। तो 180 से 200 के टारगेट के लिए लॉन्ग किया जाना चाहिए। ओके, तो चलिए अब एक दर्शक का सवाल लेते हैं। मुंबई से हमारे साथ जुड़ रही हैं कामिनी देसाई। कामिनी जी, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी सर, मेरे पास टाटा केमिकल है 500 शेयर। टाटा केमिकल 500 शेयर, ठीक है। हाँ, फ्यूचर में है। ओके, 400 के भाव पे 430 में आपने खरीदा है, ठीक है। हाँ, ओके। और दूसरा है एक्सिस बैंक 500, वो भी फ्यूचर में है। एक्सिस बैंक भी फ्यूचर दिसंबर का फ्यूचर है। ओके, 455 में ये आपने खरीदा है। दोनों के बारे में जानना चाहती है। ये बताएं समित, चार्ट्स देखकर टाटा केमिकल इनकी 430 की खरीद है फ्यूचर्स में, क्या करना चाहिए? पहले टाटा केमिकल्स पर राय दें। ये अनफॉर्चुनेटली इनकी जो कॉस्ट प्राइस है वही एक इसका ब्रेकडाउन पॉइंट था, अराउंड 425 430। टाटा केमिकल्स ने 3 वीक्स पहले एक ब्रेकडाउन दिया था। उसके बाद अच्छा खासा करेक्शन आने के बाद थोड़ा ये कंसर्ट हो रहा है अराउंड 390। आने वाले कुछ दिनों में अगर ये 400 का लेवल तोड़ता है तो 410 415 के लेवल आ सकते हैं, बट 430 का लेवल आना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि 410 से 415 देयर इज अ क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंसेस, तो वो लेवल्स क्रॉस करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो मेरे ख्याल से अगर यहाँ से 410 415 एक बार ये आता है टाटा केमिकल्स, तो एक बार इनको इनकी पोजीशन थोड़ी रिव्यू करनी पड़ेगी। जैसे उन्होंने एक्सिस बैंक बोला, तो प्राइवेट बैंक में क्लियरली हमने लास्ट 3 से 4 वीक्स में क्लियरली करेक्शन देखा है, उसमें एक्सिस और आईसीआईसीआई बैंक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स है। बट अगर एक्सिस की बात करें तो 430 से लेके 425 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, तो जब तक ये लेवल्स होल्ड करते हैं एक्सिस बैंक में ये बने रह सकते हैं। ऊपर की तरफ 445 450 तक अगर बाउंस आता है तो वहां पे एक बार ये एग्जिट के लिए सोच सकते हैं। बिल्कुल, तो ये दोनों राय कामिनी जी आपके लिए, इस पर जरूर गौर रखें। वक्त है हमारे दोनों एक्सपर्ट से विदा लेने का। समित और सुमित दोनों, आप दोनों का शुक्रिया ट्रेडर्स हॉटलाइन में अपनी राय हमारे साथ देने के लिए, शेयर करने के लिए। बाजार पर डालें नजर, 20 अंक ऊपर है सेंसेक्स और निफ्टी पर मजबूती 8 अंकों की, लेकिन मैं तो सेंसेक्स निफ्टी देख नहीं रहा हूं, उसके बाहर है एक्शन, क्योंकि 100 अंक ऊपर है मिड कैप इंडेक्स 1% की मजबूती के साथ, और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी अच्छी तेजी के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है। यही वजह कि 1080 शेयर आपको दिखेंगे मजबूत, और मैच 335 शेयरों में है कमजोरी का रुझान। और इस बीच एक खबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होती हुई दिख रही है, वो है डेक्कन गोल्ड माइन को लेकर, और लंबे समय के बाद इस कंपनी की सब्सिडरी कंपनी को कर्नाटक में सोना निकालने की, यानी कि सोने की गोल्ड माइनिंग की परमिशन मिली, और अब वो ड्रिलिंग शुरू करेगी। और स्टॉक आप देख सकते हैं मेरे ख्याल से 10% के ऊपरी सर्किट पर, जी हाँ 10% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद प्रियंका लेकर आएंगी आपके लिए शेयरों पर फटाफट सलाह। हमारे मार्केट एक्सपर्ट राकेश मंसल जुड़ेंगे उनके साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। अच्छी शुरुआत के बाद बाजार ने बढ़त गंवाई। ऊपरी स्तर से सेंसेक्स करीब 150 पॉइंट फिसला, लेकिन मिड कैप शेयरों में मजबूती कायम। Open Market Committee
decided to raise the target range for the federal funds rate by 1/4 percentage point, bringing it to 1/4 to 1/2%. 10 साल बाद अमेरिका में 1/4% बढ़ी ब्याज दरें। फेड चेयरमैन ने कहा, जरूरत के मुताबिक आगे भी बढ़ेंगी दरें। 41 साल बाद कैबिनेट ने राज्यों को कोयले के खनन और बिक्री की दी मंजूरी। मॉर्गन स्टैनली ने कोल इंडिया को फोकस लिस्ट से बाहर किया। नारायण हृदयालय ने संस्थागत निवेशकों से 185 करोड़ रुपए जुटाए। 250 रुपए के अपर प्राइस बैंड पर आए एंकर इन्वेस्टर्स। आज से 21 तारीख तक खुला रहेगा आईपीओ। एनसीआर में अगले साल से छोटी डीजल कारों पर लगेगा वन टाइम पॉल्यूशन टैक्स। 5 जनवरी को कोर्ट तय करेगा टैक्स की दर। और 1 अप्रैल 2016 से लागू नहीं हो पाएगा जीएसटी। सरकार ने जून तक डेडलाइन बढ़ाई, कहा नहीं झुकेगी कांग्रेस के आगे। तो जिस गर्मजोशी से बाजारों की शुरुआत हुई थी, उससे अब फिसल चुके हैं बाजार, वो बढ़त गंवा चुके हैं। लेकिन सेंसेक्स और निफ्टी जितने नीचे जा रहे हैं, अजीब सा कोरिलेशन है कि मिड कैप काउंटर उतना ही ऊपर जा रहा है। सेंसेक्स में हम 18 अंकों की बढ़त अभी देख रहे हैं, लेकिन मिड कैप देखिए 102 अंकों की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। लेकिन ये जरूरी खबर, क्रूड कीमतें बढ़ने पर जो है सरकार पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटा सकती है। ये खबर आ रही है पेट्रोलियम मंत्रालय से कि क्रूड कीमतों में हम जिस तरह का एक ऊपर का रुझान देख रहे हैं, इसको देखते हुए सरकार पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी को घटा सकती है। और क्रूड कीमतें हम लगातार बढ़ते हुए देख रहे हैं और बड़ी बड़ी रिसर्च कंपनीज ये भी कह रही हैं कि 2016 क्रूड की कीमतों के लिए बुरा रह सकता है, यानी क्रूड की कीमतें और बढ़ सकती हैं। ऐसे में पेट्रोल मिनिस्ट्री से ये खबरें आ रही हैं कि अगर क्रूड की कीमतों में यही ऊपरी रुझान बना रहा तो सरकार ये फैसला ले सकती है कि पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी को कम किया जाए। ये खबर हमारे सूत्रों से आ रही है। लेकिन अब शो का रुख करते हैं और मैं आपको बता रही थी कि कैसे सेंसेक्स और निफ्टी नीचे जा रहे हैं, लेकिन मिड कैप ऊपर आ रहा है। मिड कैप में हम 102 अंकों की बुलंदी देख रहे हैं, हरे निशान पर कारोबार कर रहा है मिड कैप। और इस बुलंदी को बैंक निफ्टी भी कुछ हद तक फॉलो कर रहे हैं। 55 अंकों की बढ़त यहां पर दिख रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो में भी अभी ये रेशियो एडवांसेस की तरफ है, ज्यादा शेयर है जो बढ़ने वाले हैं। मेरे साथ आरके ग्लोबल के राकेश बंसल जुड़ गए हैं। राकेश सर, गुड मॉर्निंग। निफ्टी में क्या करें? हमने सुबह देखा बड़ी गर्मजोशी से शुरुआत हुई, अब नीचे आ रहा है निफ्टी, क्या स्ट्रैटेजी रखेंगे निफ्टी में? गुड मॉर्निंग प्रियंका। निफ्टी ने जिस तरीके से आज एक गैप अप ओपनिंग दिखाई थी वो अच्छा है। निफ्टी ने गैप फिल करा है, नीचे में एक अच्छा बेस बन रहा है। सबसे पॉजिटिव चीज निफ्टी के लिए ये लग रही है कि नीचे में 7650 जो है एक अच्छा सपोर्ट बन के निकल के सामने आ रहा है। और ऐसा नहीं लगता है कि निफ्टी दोबारा से नीचे के जो लोज हैं उनको तोड़ने के लिए अटेम्प्ट करेगा। एक करेक्शन, छोटी सी डिप निफ्टी में रूल आउट नहीं की जा सकती है। वो कल का जो मॉर्निंग गैप था शायद उसको फिल करने का अटेम्प्ट करे, बट एज ऑफ नाउ ऐसा लगता है कि मार्केट्स क्लियरली बाय ऑन डिक्लाइन का मार्केट है। प्रियंका, जिस तरीके से भी आपने मेंशन करा कि मिड कैप्स एक स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं और ये जो इनवर्स कोरिलेशन है, जब भी ऐसा होता है तो हमने अक्सर देखा है कि निफ्टी में भी एक रिवर्सल देखने को मिलता है। एज ऑफ नाउ ऐसा लगता है कि मार्केट जो है क्लियरली बाय ऑन डिक्लाइन का मार्केट है। इस समय इंडेक्स पे निफ्टी, बैंक निफ्टी पे ना फोकस करते हुए मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति अपनानी चाहिए। कई स्टॉक्स डिफेंसिव जैसे कि अपोलो हॉस्पिटल, सन फार्मा, मैरिको एक पॉजिटिव ट्रेंड दिखा रहे हैं, एक ब्रेकआउट्स देखने को मिले इनके अंदर। स्टॉक स्पेसिफिक होके इस समय बाइंग करनी चाहिए। ओके, सो बाय ऑन डिक्लाइन का मंत्र राकेश जी दे रहे हैं आज के बाजार में। लेकिन राकेश जी से और भी बातें करेंगे, स्टॉक स्पेसिफिक सवाल पूछेंगे हमारे दर्शक। भुज से अंकित जुड़ गए अपने सवाल के साथ। अंकित नमस्ते, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? अंकित से अभी हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन उनका सवाल हमारी टीम तक पहुंच गया था और अंकित जानना चाहते थे हेक्सावेयर में क्या करें। 1000 शेयर है, 245 रुपए की खरीद है, 1 महीने का टाइम फ्रेम है जिसे ये वॉच कर रहे हैं। जेके लक्ष्मी सीमेंट भी है इनके पास, 100 शेयर 425 रुपए में। राकेश सर, बताइए क्या करना चाहिए इन्हें? जेके लक्ष्मी सीमेंट है, 1 महीने का नजरिया इसमें भी रखते हैं, हेक्सावेयर में भी 1 ही महीने का नजरिया है।
देखिए, इनका नजरिया काफी छोटा है और हेक्सावेयर में देखें तो खरीद काफी ऊंचे दामों की है। इनको मैं राय दूंगा हेक्सावेयर में एक स्टॉप लॉस लगाएं, 232 का एक स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करें। अगर 232 के लेवल नहीं टूटते हैं तो ऊपर में 260, 265 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। जिस तरीके से शॉर्ट टर्म नजरिया है, अगर 260, 265 के लेवल्स मिलते हैं ऊपर में तो मुनाफा वसूली करके बाहर आना चाहिए। एल्स अगर 232 के लेवल ट्रिगर होते हैं तो भी पोजीशन से लॉस के अंदर बाहर आना चाहिए। और दूसरा जो इनका स्टॉक है जेके लक्ष्मी सीमेंट पर, मैंने राय दूंगा जिस तरीके से इनका शॉर्ट टर्म नजरिया है, जेके लक्ष्मी से बाहर निकल के अगर ये डालमिया भारत या डेक्कन सीमेंट में स्विच करते हैं तो वहां पे मुझे लगता है कि एज कंपेयर टू जेके लक्ष्मी सीमेंट 1 महीने के अंदर एक अच्छा इजाफा देखने को मिल सकता है। ओके, सो एग्जिट की सलाह जेके लक्ष्मी सीमेंट से, लेकिन साथ में चॉइस भी दे दी है आपको। रांची से रवि गुप्ता के सवाल को शामिल करते हैं। इंडसइंड बैंक में जानना चाहते हैं क्या करें। 200 शेयर है इनके पास, 45 रुपए की खरीद रही है राकेश, और लंबी अवधि के लिए इसे वॉच करना चाहते हैं। इंडसइंड बैंक कैसा दिखता है आपको? प्रियंका, डेफिनेटली काफी नीचे की खरीद है, अच्छे खासे मुनाफे पे बैठे हैं और मेरा ऐसा मानना है पोजीशन को होल्ड ही करना चाहिए। आप देखें तो मार्केट में इतना पैनिक हुआ है, अच्छे दिग्गज प्राइवेट सेक्टर बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक में गिरावट दिखने को मिली और ये चुनिंदा प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग के अंदर आता है इंडसइंड बैंक, जिसका टेक्निकल स्ट्रक्चर अभी भी इंटैक्ट है। पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। ओके, सो 45 की खरीद रही थी, शानदार मुनाफा हो रहा है, होल्ड कीजिए और मुनाफा बढ़ेगा। निशांत जोशी से बात करते हैं, जामनगर से जुड़ गए हैं। निशांत नमस्ते, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? तो मैडम मेरे पास कॉफी डे है एंड जियोमेट्रिक सॉफ्टवेयर है। ओके, मैं उनके बारे में जानना चाह रहा था। एक साल का लिया था या बाद में खरीदा है लिस्टिंग के बाद? लिस्टिंग के बाद मैडम 262 की बाइंग है। ओके, 262 की बाइंग कॉफी डे में। ओके, मुनाफा हो रहा है आपको यहाँ पर भी, और जियोमेट्रिक सॉफ्टवेयर में नुकसान पर बैठे हैं। निशांत वॉच करने वाले हैं 1 साल, यानी लंबी अवधि का नजरिया रखते हैं। राकेश जी, कॉफी डे, जियोमेट्रिक सॉफ्टवेयर, क्या कहेंगे? क्या लंबी अवधि के लिए पसंद है ये दोनों आपको चार्ट्स पर? देखिए प्रियंका, अगर कॉफी डे की बात करें तो नई लिस्टिंग के बाद स्टॉक कंटिन्यूसली प्रेशर के अंदर ही रहा है और जिन लोगों ने आईपीओ में लगाया था उनको नुकसान है। हालांकि नीचे में 250 रुपए के अराउंड से एक बाइंग आते हुए देखी है। अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो मैंने राय दूंगा कॉफी डे से निकले इन स्तरों पे जो मुनाफा हो रहा है, अगर इस पैसे को ये ब्लू स्टार में लगाते हैं और 6 से 8 महीने का नजरिया रखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ब्लू स्टार 2016 के फर्स्ट हाफ में एक मेजर आउट परफॉर्मर बन सकता है और ब्लू स्टार में 100 रुपीज से 150 रुपीज का जंप मौजूदा स्तरों से देखने को मिल सकता है। कॉफी डे से स्विच करें ब्लू स्टार के अंदर। ज्योमेट्रिक सॉफ्टवेयर एक बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है, बाय ऑन डिक्लाइन वाला स्टॉक है और 6 महीने में एक अच्छा इजाफा देखने को ज्योमेट्रिक में मिल सकता है। ज्योमेट्रिक को जैसे ऐसे के ऐसे ही होल्ड करना चाहिए। गाजियाबाद से नवनीत जुड़ गए हैं। नवनीत, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? नमस्कार मैडम, मेरे पास 4000 शेयर है ओरिएंट ग्रीन पावर के और 13 रुपए में मैंने खरीदे थे और मैं इनको लॉन्ग टर्म रख सकता हूँ, 5 साल 10 साल जब तक भी बोलो रख सकता हूँ। और इसके अलावा कोई और एक शेयर और मेरे को ऐसा चाहिए जिसमें मैं लगातार इन्वेस्टमेंट करता रहूं। चलिए नवनीत, आपका सवाल राकेश जी के सामने रखते हैं। पहला तो ओरिएंट ग्रीन पावर, 5 साल 10 साल जितने साल जोड़ सकते हैं वो रुक सकते हैं, बहुत तसल्ली से इसमें बने रह सकते हैं। कैसा लगता है ओरिएंट ग्रीन पावर चार्ट्स पर? दूसरा इन्होंने पूछा एक शेयर लंबी अवधि के लिए बताइए जिसमें भी ये निवेश करते रहें। देखिए प्रियंका, ओरिएंट ग्रीन पावर निवेश वाला स्टॉक तो बिल्कुल नहीं लगता है, मार्केट का बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मर है। हालांकि शॉर्ट टर्म में एक रैली रूल आउट नहीं की जा सकती। इनको मैं राय दूंगा इस स्टॉक में निवेश का नजरिया हटा के ट्रेडिंग का नजरिया तो पोजीशन को होल्ड करें, वो भी स्टॉप लॉस के साथ। 13 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाएं। 18 रुपए के अगर लेवल्स मिलते हैं ऊपर में तो मुनाफा वसूली करके पोजीशन से बाहर आना चाहिए। इन काफी स्टॉक्स हैं, अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो HDFC बैंक, कोलगेट, मैरिको, अपोलो हॉस्पिटल्स, काफी ज्यादा स्टॉक्स हैं जिनके अंदर ये लंबी अवधि के लिए पोजीशन ले सकते हैं। अगर ये एक स्टॉक पूछते हैं तो इनको मैं राय दूंगा HDFC को खरीदें। मार्केट में आने वाले समय में हो सकता है HDFC स्टैंडर्ड लाइफ का एक IPO आए, अगर वो IPO आता है तो HDFC के अंदर एक री रेटिंग देखने को मिल सकती है। अगर एक ही स्टॉक चूज करना है तो HDFC में पोजीशन लेनी चाहिए। लेते एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर, लेकिन अभी हाजिर हो रहे हैं राकेश जी, आपको सलाह दे रहे हैं क्या करना चाहिए आपको अपने शेयर्स में। वेलकम बैक।
सौदा आउटकम है, हम आपके सवालों का जवाब तो देंगे, लेकिन उससे पहले इंडियन ट्रेडिंग लीग का एक अपडेट ले लेते हैं। तो सीएनबीसी आवाज पर चल रहा है दिलचस्प मुकाबला इंडियन ट्रेडिंग लीग में, और इस महामुकाबले का स्कोर बोर्ड है आपके सामने। सबसे पहले ट्रेडर्स में विनोद कुमार वैद 103% के शानदार रिटर्न के साथ नंबर 1 के पायदान पर खड़े हुए हैं। इन्होंने जो चॉइसेस लिए हैं इस लीग में, नंबर 1 की पोजीशन पर विनोद कुमार वैद 103% का रिटर्न। अब महिलाओं में की टीम में अर्चना विनायक दंडवते हैं जो 54% के रिटर्न के साथ नंबर 1 के पायदान पर बनी हुई हैं। और इसके बाद कमोडिटी में भी नजर डालेंगे, लेकिन देखिए इनसे ठीक नीचे दूसरे पायदान में प्रमिला है 50% के रिटर्न के साथ, यानी इनके लिए टक्कर जो है कड़ी रहने वाली है। रामवीर सिंह 101% का रिटर्न कमा रहे हैं। कमोडिटी के स्कोर बोर्ड में रामवीर सिंह है नंबर 1 के पोजीशन में, और लगातार इन्होंने नंबर 1 की पोजीशन इस पूरे हफ्ते बरकरार रखी है। 101% के रिटर्न के साथ रामवीर सिंह कमोडिटी में सबसे आगे। लेकिन अब शहरों के शहंशाह कौन बन रहे हैं? सबसे पहले दिल्ली, अमित कुमार हैं 460% के रिटर्न के साथ अपने शहर के शहंशाह। इस कॉन्टेस्ट में दिल्ली में सबसे आगे चल रहे हैं। मुंबई में चल रहे हैं आगे मिताली सुरेश जसपारा 104% के शानदार रिटर्न के साथ शहरों के शहंशाह में मिताली है नंबर 1 पायदान पर। कोलकाता में हम देखते हैं उपेंद्र कुमार सिंह है 16% का रिटर्न ये कमा रहे हैं। काफी कैचिंग अप करना है इन्हें दूसरे शहरों के मुकाबले, लेकिन अपने शहर में उपेंद्र कुमार सिंह कोलकाता में नंबर 1 पोजीशन पर 16% के रिटर्न के साथ। बारी है पुणे की। पुणे में विलास अशोक देव थे 85% का रिटर्न कमा रहे हैं, और शहरों के शहंशाह में नंबर 1 के पायदान पर खड़े हैं विलास। और आखिर में बंगलुरु में कौन है आगे शहरों के शहंशाह में? मिस्टर लेख राम 30% के रिटर्न के साथ। हो सकता है इनका नाम MR लेखराम हो, पर मैंने मिस्टर पढ़ दिया, लेकिन लेखराम जी हैं 30% का रिटर्न बंगलुरु में कमा रहे हैं शहरों के शहंशाह में नंबर 1 के पायदान पर। ITL के जरिए आप भी 1 करोड़ रुपए जीत सकते हैं। हिस्सा लेने के लिए आप www.indiantradingleague.com पर रजिस्टर करें। इसमें ट्रेडिंग के लिए आपको कम से कम 25,000 रुपए की पूंजी रखनी होगी। इसके ऊपर आप जितनी चाहें उतनी बड़ी रकम लगा सकते हैं। आपको बता दें कि ये पूंजी सिर्फ कैश ही नहीं, शेयर के जरिए भी आप रख सकते हैं। ITL में बड़े से बड़े ट्रेड पर आपको सिर्फ 20 रुपए का ब्रोकरेज देना होगा। ये कोई वर्चुअल मनी का खेल नहीं है, यहाँ असली पैसे से हो रही है कमाई, मार्केट के इन खतरों के खिलाड़ियों की तरह। अब जुड़ते हैं अपने दर्शकों से, जानते हैं किन शहरों पर वो सवाल पूछना चाहते हैं। नवरत्न चेन्नई से मेरे साथ हैं। नवरत्न जी नमस्ते, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? नमस्ते, मेरे पास मैडम कैप्टन ब्रांड के 200 शेयर है। अच्छा, और आपने इसे 50 रुपए पे खरीदारी की है, राइट? हाँ, मैं 15 बहुत शानदार पॉइंट पे खरीदा किया। हाँ, 15 साल पहले खरीदा था मैडम। बिल्कुल, 15 साल पहले इन्होंने 50 रुपए में खरीदा था, और अब देखिए 1280 रुपए का मुनाफा पर शेयर में ये कमा रहे हैं। राकेश जी, कीप इट पॉइंट लैब क्या करने की अभी सलाह देंगे नवनीत को? अब प्रॉफिट बुक करना चाहिए? नहीं प्रियंका, देखें तो काफी नीचे की खरीद है, और स्टॉक एक री रेटिंग कैंडिडेट है। एक अच्छा बेस स्टॉक ने देखें तो 1200 रुपए के अराउंड बनाया है, और इसको अगर ये साल 1.5 साल और होल्ड करते हैं तो एक अच्छा इजाफा मौजूदा स्तरों से देखने को मिल सकता है। डेफिनेटली पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। लेकिन देखिए बाजारों में हाल बुरा हो रहा है। यहाँ पर बाजार लाल निशान में स्लिप कर गए हैं। सेंसेक्स में हम कमजोरी को बढ़ते हुए देख रहे हैं। गैप अप ओपनिंग देखी थी, लेकिन अब वापस बाजारों में दबाव। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही रेड टेरिटरी में चले गए हैं। लेकिन एक अहम खबर इस पर जरूर नजर डालिए। फेड के हर कदम से निपटने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है, ये वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा का कहना है। जीएसटी के नए ड्राफ्ट का ऐलान 1 महीने में करेंगे। जीएसटी पर ये पूरा सेशन निकल गया है, अब बस कुछ ही दिन बाकी हैं और इसमें कोई भी डिसीजन नहीं हो पाया। लेकिन जयंत सिन्हा वित्त राज्य मंत्री का कहना है कि 1 महीने में ये इसके ड्राफ्ट का ऐलान करेंगे। जीएसटी में 1% अतिरिक्त टैक्स के प्रस्ताव को खारिज करने के लिए भी ये तैयार है, और अगले
सत्र में मंजूरी मिल सकती है, ये कहना है वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा का। और साथ ही फेड ने जिस तरह की रेट में बढ़ोतरी की है, इस पर कहना है कि इस पर भारत पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा, भारत तैयार है। लेते हैं एक ब्रेक यहां पर। ब्रेक के बाद हम हाजिर हो रहे हैं राकेश बंसल जी के साथ स्टॉक्स फटाफट लेकर। वक्त है स्टॉक्स फटाफट का। हमारे साथ राकेश बंसल जी बने हुए हैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए। रवि सिंह का है पहला सवाल लुधियाना से, जानना चाहते हैं यूनाइटेड बैंक में क्या करें। 3000 शेयर है इनके पास, 23 रुपए 50 पैसे की खरीद है इनकी। देखिए प्रियंका, ऑलरेडी इन्होंने स्टॉक को खरीदा हुआ है। मेरी राय में तो उछाल पे बिकवाली करनी चाहिए और स्टेट बैंक में स्विच करना चाहिए। अगर बने रहना चाहते हैं तो 20 रुपए 40 पैसे का एक स्टॉप लॉस लगाएं और पुल बैक रैली में निकलने की कोशिश करें। बसंत कुमार पुणे से, स्पाइस जेट 700 शेयर 20 रुपए की खरीद है। प्रियंका, काफी नीचे की खरीद है। मेरा ऐसा मानना है भाई, बजट तक का व्यू बना के पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। सिमरन जानना चाहते हैं इन्फोसिस के बारे में, 10 शेयर हैं 1125 रुपए की खरीद। प्रियंका, खरीद थोड़ी सी महंगी जरूर है, बट स्टॉक ने निचले स्तरों से एक अच्छा रिवर्सल दिखाया है। इन स्तरों पर मेरा ऐसा मानना है पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। जयपुर के मितेश के पास है ट्री हाउस एजुकेशन के 500 शेयर 190 की खरीद। प्रियंका, काफी खराब टेक्निकल स्ट्रक्चर है, उछाल पे बिकवाली की राय रहेगी। शांतनु के पास है वेल्सपन कॉर्प के 300 शेयर 120 रुपए की खरीद है। प्रियंका जी, थोड़ी सी खरीद महंगी जरूर है, बट मेरा ऐसा मानना है पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। निचले स्तरों पे एक अच्छा बेस बना है और एक अच्छा इजाफा 2 से 3 महीने में देखने को मिल सकता है। पटना से विमल किशोर, आरती ड्रग्स 280 शेयर 140 रुपए की खरीद। प्रियंका, मेरा ऐसा मानना है मौजूदा स्तरों पे मुनाफा वसूली करके पोजीशन से बाहर आना चाहिए। जमशेदपुर से नरेंद्र पांडे, एक्सिस बैंक 1000 शेयर 23 रुपए की खरीद। प्रियंका, काफी नीचे की खरीद है, लंबी अवधि का नजरिया बना के पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। विराट अरोड़ा, इंडियन होटल्स 100 शेयर 105 रुपए की खरीद। प्रियंका, डेफिनेटली एक एंटायर होटल स्टॉक्स काफी अच्छे लग रहे हैं और इंडियन होटल में भी एक अच्छा इजाफा देखने को मिल सकता है। नीचे में 90 रुपए के अराउंड स्टॉक ने एक अच्छा बेस बनाया है। पोजीशन को 6 से 8 महीने का नजरिया बना के स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। जौनपुर से जफर इकबाल, आंध्रा बैंक 8000 शेयर 68 रुपए 10 पैसे की खरीद है। प्रियंका, थोड़ी खरीद महंगी जरूर है, बट अगर पीएसयू बैंकिंग में ही रहना है तो मेरा ऐसा मानना है स्टेट बैंक एक अच्छा विकल्प है। आंध्रा बैंक से स्विच करना चाहिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। निखिलेश कुमार, अदानी पावर के 1000 शेयर होल्ड करते हैं, 31 रुपए की खरीद रही है। प्रियंका, काफी खराब टेक्निकल स्ट्रक्चर है, उछाल पे बिकवाली की राय है। नारायण सिंह ठाकुर जुबिलेंट के बारे में पूछ रहे हैं, 100 शेयर है 289 रुपीज की खरीद है। प्रियंका, निचले स्तरों पे स्टॉक का एक अच्छा बेस बनाया है। मेरा ऐसा मानना है 6 से 8 महीने का नजरिया बना के पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। बंगलुरु से दीपक, SJVN 1500 शेयर 24 रुपए 70 पैसे की खरीद। प्रियंका, डेफिनेटली पोजीशन को होल्ड करना चाहिए, एक अच्छा इजाफा मौजूदा स्तरों से देखने को मिल सकता है। कोलकाता से सुशांत, GSFC के 2500 शेयर 96 रुपए की खरीद। प्रियंका, थोड़ी खरीद महंगी जरूर है, बट निश्चित स्तरों पे एक अच्छा बेस बना है और अक्सर हमने देखा है बजट के समय के आसपास इन फर्टिलाइजर स्टॉक्स में भी एक रैली देखने को मिलती है। टेक्निकली भी ऐसा लगता है कि वर्स्ट ओवर है और छाल स्टॉक में देखने को मिल सकता है। धन्यवाद राकेश जी हमारे वक्त निकालने के लिए। आज के लिए कोई डिस्क्लोजर? थैंक यू प्रियंका। प्रियंका, जिन भी स्टॉक्स में बात करी है, जिनको भी रिकमेंड करा है, कहीं कोई निजी निवेश नहीं है, बट सेम राय हमने अपने क्लाइंट्स को भी दी हुई है। तो राकेश जी से हम इजाजत ले रहे हैं, मुझे भी यही इजाजत दीजिए। सौदा आपका में आज इतना ही। ब्रेक के बाद हम हाजिर रहेंगे कमोडिटी बाजार की हलचल के साथ कमोडिटी राउंड अप में। नमस्कार।